गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको बताया लास्ट वीडियोस में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसके अलावा बोर मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल फॉर एटम, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट एंड इट्स मॉडल फॉर एटम आदि टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अब इस चैप्टर में हम एक नए आर्टिकल की तरफ जाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिफोर दिस टॉपिक आई वांट टू एक्सप्लेन द प्लेटफॉर्म ऑन विच द टॉपिक कैन बी डिस्कस। बेसिकली अभी यहाँ से एक नई चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो कि नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से ही जनरेट या डेवलप हुई। रियल में नील्स बोर ने बताया कि जब भी कोई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आता है, लोअर एनर्जी सेल में आता है, तो वह एनर्जी रेडिएट करता है, ऐसा ही बताया। अब उसमें उन्होंने नई चीज़ दी हमारे सामने। वो नई चीज़ क्या थी वो समझिए। वो नई चीज़ ये थी कि उन्होंने जो एनर्जी का रेडिएशन यानी रिलीज होना, उसको किस तरह से समझाना है। अब इसके लिए हमारे पास आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ यहाँ समझा दूँ कि देखिए, हम जनरल अपनी डेली लाइफ में भी ये बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, या हम ये कहें कि आपने ग्लास ऑफ वाटर को बॉईल किया, अगर हम उसे थोड़ी देर ओपन स्पेस में रख दें तो ठंडा हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि वाटर के अंदर जो हीट थी वो बाहर चली गई। और अगर हम उसी वाटर को बॉईल करने रख दें गैस पर या किसी और सोर्स पर, तो बॉईल हो जाता है। तब क्या हुआ कि वाटर ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब भी होती है, रिलीज भी होती है। इसी को कंबाइंडली थर्मल रेडिएशन कहा जाता है। क्या किया जाता है? थर्मल रेडिएशन, एब्जॉर्बेंस एंड रिलीजिंग ऑफ हीट बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हीट का जो रेडिएशन है या थर्मल रेडिएशन है, तो उसमें जो हीट ट्रेवल कर रही है वो किस तरह से कर रही है, किस तरह का, मतलब वो वेव है कोई, वो कोई पार्टिकल है, या और किसी फॉर्म में करती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक से पहले हम इसका प्लेटफॉर्म डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आज इस टॉपिक का प्लेटफॉर्म यही कहता है कि सबसे पहले ये डिस्कस किया गया और ये पता लगा कि थर्मल रेडिएशन वेव की फॉर्म में होता है, यानी हीट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। लेकिन बाद में ये पता लगा, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनके जो कंक्लूजन्स थे उनको हम हीट की या थर्म की, या थर्म का मतलब हीट या थर्मल रेडिएशन की वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया कि थर्मल रेडिएशन कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल के जैसे होता है। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट थर्मल रेडिएशन के लिए क्या है कि वो वेव के फॉर्म में है। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि वो पार्टिकल है। और उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली इस बारे में देता है, जिसे हम कहते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर का मीन्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली थर्मल रेडिएशन कैन बी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज इन द हीट, यानी वो दोनों फॉर्म में ही ट्रैवलिंग कर सकती है थर्मल रेडिएशन। ठीक है बेटा, ये है इसका प्लेटफॉर्म। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हीट की जो वेव थ्योरी है या थर्मल रेडिएशन की वेव थ्योरी को कैसे पता लगा। तो उसके लिए हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस बारे में बेटा थर्मल रेडिएशन के बारे में बहुत से टाइम से एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन इसमें जो एक कंक्लूजन मिला वो 1850 के नियर बाई जाते जाते मिला। एक साइंटिस्ट हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक सिंपल सी थ्योरी है। उन्होंने बताया कि जो करंट की फ्लो होता है वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है, यानी फ्लो ऑफ करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये किसने बताया? मैक्सवेल ने 1850 में। 1870 में, देखिए 1850 में मैक्सवेल का कहना है क्या है, और 1870 हर्ट्ज ने इसी स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली प्रूव किया है। ओके, अब इसमें एक नई चीज निकल के आती है। उन्होंने बताया कि जब दो पोल्स होते हैं तो उनके बीच में कुछ अपोजिट पोल्स हों, इंट्रैक्शंस होते हैं। जैसे एक तरफ आपने पॉजिटिव रखा, एक तरफ नेगेटिव, तो उनके बीच में दो तरह के फील्ड जनरेट हो सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या होता है?
एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड वेव्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? वेव्स की फॉर्म में। तो उन्होंने बताया कि जो थर्मल रेडिएशन है वो भी वेव है। कैसे? उन्होंने इस बात को एस्टेब्लिशमेंट किया उन दोनों पोल्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शन रिएक्शंस के बेसिस पर। और उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ये पहली बात तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। और जो थर्मल रेडिएशन की जो वेव्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है? नंबर 1 पॉइंट उन्होंने बताया कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड से अनइफेक्टेड रहती है। सेकंड वो बताते हैं कि उनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की नीड या नेसेसरी नहीं है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स मैक्सवेल ने बताए। और ये जो वेव्स हमने आपको बताई इनमें आपको देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड बनते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा गया। लेकिन इस वेव थ्योरी के एंड में एक चीज़ आती है, एक सिंपल सा टॉपिक है आपके बुक में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है बेटा? अ ऑब्जेक्ट विच कैन एब्जॉर्ब और रिलीज एनी फ्रीक्वेंसी ऑफ हीट, एनी वेवलेंथ ऑफ हीट, यानी किसी भी वेव को, किसी भी फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेवलेंथ की वेव को जो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर सकता है या फिर वो उसको रिलीज कर सकता है, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी। यहाँ आप कह सकते हैं अ ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एमिटर और एब्जॉर्बर ऑफ द हीट। देखिए जनरली क्या होता है कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक लिमिटेशन होती है कि वो इतनी फ्रीक्वेंसी को, इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बेटा? जैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में पता लगाया कि हीट जो है वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, तो वो जो हीट है, जो वेव्स हैं, तो वेव की मेजरमेंट कैसी होगी? या तो उसकी फ्रीक्वेंसी में होगी। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट ऑफ टाइम, या वेवलेंथ में डिस्टेंस ऑफ द वेव। तो बेटा जैसे अपन लैम्डा से शो करते हैं वेवलेंथ को, देखिए लैम्डा होती है वेवलेंथ, म्यू होती है फ्रीक्वेंसी, इस तरह से। अब बेटा देखिए इसमें क्या है, अगली चीज आपके सामने आती है, वो क्या है कि जनरली हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखें तो ये होता है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है जिसमें वो पर्टिकुलर वेव को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मीन्स है कि ये इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं जो किसी भी फ्रीक्वेंसी को, किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या किसी भी फ्रीक्वेंसी या किसी भी वेवलेंथ को एमिट यानी रिलीज कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं दीज आर द परफेक्ट एमिटर और एंड ऑब्जर्वर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है? अब दूसरी चीज इसमें क्या है, ये जो वेव थ्योरी है आपकी, जो मैक्सवेल ने दी है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब इसके लिए हम चलते हैं एक दूसरी, जो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो थर्मल रेडिएशन के लिए दूसरा जो थ्योरी है वो है कि थर्मल रेडिएशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल की फॉर्म्स में होता है। मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो थर्मल रेडिएशन है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। उनसे पहले भी इस बात को न्यूटन ने बताया था। अगर हम ध्यान दें तो न्यूटन की जो न्यूटन डिस्क एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद उन्होंने बताया कि लाइट जो है वो सिंपल पार्टिकल से बनती है, और उन पार्टिकल को उन्होंने कार्पल्स बोला था। ठीक है बेटा? तो कि बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होने की वजह से ये कार्पल्स एक साथ रहते हैं। तो उसी चीज़ को प्लांक ने आगे एग्री किया और उसको आगे एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने बताया कि किसी भी एक पार्टिकल में, या आप ये कह सकते हैं कि जो थर्मल रेडिएशन में रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली जो मिनिमम एनर्जी है, उसको उसने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया, वो है E = h म्यू। h क्या है यहाँ पर? आपका प्लांक कांस्टेंट 6.67 × 10⁻34। ठीक है बेटा? और म्यू जो है आपका ये है फ्रीक्वेंसी।
ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, दिस इज, ये जो आपकी E इक्वल टू एच म्यू की मिनिमम एनर्जी, या आप ये कह सकते हैं किसी एक पार्टिकल में कितनी एनर्जी हो सकती है मिनिमम, कि वो है एच म्यू। दिस इज कॉल्ड वन क्वांटा, इसको क्या बोला गया, क्वांटा। और सबसे छोटे जो एनर्जी का पैकेट होता है जिसमें वन क्वांटा एनर्जी प्रेजेंट है, तो उसको बोला गया फोटोन। यानी सनलाइट का या हीट का वो सबसे छोटा पार्ट जिसमें मिनिमम वन फोटोन एनर्जी प्रेजेंट है, उसे क्या बोला जाता है, फोटोन। तो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक हीट किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। तो उन्होंने एनर्जी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से क्वांटाइज किया, उनके अकॉर्डिंग एनर्जी किस वे में बढ़ती है, कि सबसे पहले 0, फिर एच म्यू हो जाएगी, फिर 2h म्यू हो जाएगी, फिर 3h म्यू हो जाएगी, इन 0 1 फोटोन 2 फोटोन 3 फोटोन, इस तरह से बाई सीरीज बढ़ती हुई जाती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सामने आता है एक नई थ्योरी जो कि डी ब्रोगली की है, ये अनदर साइंटिस्ट है, इनकी थ्योरी इन दोनों थ्योरी का मैसअप है। इन्होंने बताया कि एनर्जी या थर्मल रेडिएशन जो है वो डुअल नेचर में होता है। डुअल नेचर मतलब कि पार्टिकल जो रेडिएशन है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी हो सकता है और वेव की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, अब इसमें एक चीज आती है बेटा, वो देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, E इक्वल टू एच म्यू, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ वेव क्या कहती है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को इक्वल रख दें तो एच म्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, म्यू मे बी राइट लाइक दिस, c upon lambda, c is here the velocity, now h c upon lambda equal to m c square, c से c कैंसिल हो जाएगा, h upon lambda equal to m c, m is the mass, c is the velocity, then h upon lambda equal to momentum p, h is a constant, by removing the constant we get the relation that the momentum is inversely proportional to the wavelength। बेटा देखिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए जनरली कांस्टेंट लगाते हैं, और कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो साइन आएगा प्रोपोर्शनलिटी का। तो ये थ्योरी है डी ब्रोगली की। दोबारा बता देता हूँ, डी ब्रोगली का डुअल नेचर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि थर्मल रेडिएशन दोनों फॉर्म में होता है, पार्टिकल की फॉर्म में भी होता है, वेव की फॉर्म में भी होता है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है, दोनों की एनर्जी को उसने इक्वल रखते हुए एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन है, जिसमें कंक्लूजन ये आता है कि जो मोमेंटम है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर कि सर इसको क्या माने, और फिर डी ब्रोगली ने इसके लिए इसके प्रूफ में क्या एविडेंस दी है। तो बेटा डी ब्रोगली ने इन दोनों के लिए ही एविडेंस दिए हैं। कैसे? डी ब्रोगली ने जब थर्मल रेडिएशंस को किन्हीं साइनी सरफेसेस पर गिरवाता है या स्ट्राइक कराता है, तो वहाँ उसे डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। दूसरे एक्सपेरिमेंट में डी ब्रोगली ने थर्मल रेडिएशन को ओपेक ऑब्जेक्ट्स पे स्ट्राइक करवाया, तो वहाँ उसे सेंटिलेशन मिलता है। सेंटिलेशन का मतलब क्या है? कोई पार्टिकल टकराया और उसकी वजह से वहाँ पर एक शाइन बन गई पार्टिकल की, ठीक है। जैसे मान लीजिए ब्लैक ऑब्जेक्ट है पूरा, और उसके ऊपर आपने कोई एकदम चमचमाता ऑब्जेक्ट पटका, व्हाइट ऑब्जेक्ट को फेंका, तो उस पूरे ब्लैक ऑब्जेक्ट पे क्या होगा? वो व्हाइट स्पॉट अलग दिखेगा, तो वो सेंटिलेशन बोला जाएगा। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया डी ब्रोगली ने, तो उसे सेंटिलेशन मिला। और सेंटिलेशन कभी वेव नहीं बनाती, पार्टिकल्स बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि दो थ्योरीज दी हैं, थ्योरी डी ब्रोगली की दोनों कंबाइन करने के बाद दो उसने एविडेंस दिए हैं। एक उसने डिफ्रैक्शन मेथड से, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से, एक सेंटिलेशन के थ्रू। तो आज का आपका होमवर्क सिर्फ यही है कि आपको इस पूरे वीडियो को बार बार देखना है और इसके बेस पर अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। टिल देन गुड डे।